हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो जो हमारी सीरीज़ चल रही है बिजनेस लॉ की, जिसमें हम एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर करा रहे हैं। उसके चैप्टर नंबर 11 की वीडियो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए हम आ जाते हैं अपने सीधे चैप्टर के ऊपर। व्हाट कंस्टिट्यूट्स परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस होती क्या है? देखिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली पीछे। अब परफॉर्मेंस क्या होती है? जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ लिखा है उसकी फुलफिलमेंट होना, यानी कि दो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक की ऑब्लिगेशन ये है, एक की ऑब्लिगेशन ये है। जब दोनों अपनी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर देते हैं तो वो परफॉर्मेंस मानी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाता है। आफ्टर ए, अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं, आफ्टर ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू फुलफिल द प्रोमिसेस दे हैव मेड। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाता है तो जो पार्टीज़ हैं वो ऑब्लाइज होती है कानून के द्वारा कि भाई जो उन्होंने प्रॉमिसेस किया था, सपोज कीजिए ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि वो अपना स्कूटर देगा उसको, और बी ने प्रॉमिस किया था कि स्कूटर के बदले उसको 50,000 रुपये देगा। तो दोनों भी प्रॉमिस कंप्लीट करेंगे। जब वो अपने प्रॉमिसेस कंप्लीट कर देंगे, यानी ए जब बी को अपना स्कूटर दे देगा, बी उसके बदले में 50,000 रुपये दे देगा, तो फिर वो दोनों अपने अपने प्रोमिस कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। व्हेन बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी परफॉर्म्ड। दोनों जब फुलफिल कर देंगे अपने ऑब्लिगेशन तो कॉन्ट्रैक्ट जो माना जाएगा कि वो परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर्स द फॉलोइंग इश्यूज। अब देखो कौन कौन से परफॉर्मेंस के अंतर्गत कौन कौन से इश्यूज कंप्लीट होते हैं। देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन लगे हों वो कंप्लीट होते हैं। यानी ऑब्लिगेशन लॉ ये लगाता है कि तूने ये प्रॉमिस किया था, तूने ये प्रॉमिस किया था, दोनों अपने अपने प्रॉमिस कंप्लीट करो। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी ऑफर करती है कि मैं अपना प्रॉमिस कंप्लीट करने आया हूँ, लेकिन सामने वाला पर्सन क्या करता है, रिफ्यूज़ करता है कि अभी नहीं। मैं सपोज करो ए आया बी के पास कि ले भाई स्कूटर ले ले अपना, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था, हमने प्रॉमिस किया था। ठीक है, लेकिन बी कहता है अभी मेरा 50,000 रुपये नहीं है तो अभी रुक। ठीक है, तो उसको क्या इफेक्ट पड़ता है रिफ्यूजल का, एक्सेप्टेंस ऑफर्स ऑफ परफॉर्मेंस। आइडेंटिटी ऑफ द परफॉर्मर। परफॉर्मर कौन कौन हो सकते हैं, आइडेंटिटी बताएंगे हम यहाँ पे। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की भाई कॉन्ट्रैक्ट जो किया था वो कौन से टाइम पे होगा, कौन से प्लेस पे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, एक ने ये प्रॉमिस किया, उसका उल्टा ये प्रॉमिस हुआ, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस की परफॉर्मेंस कैसी होगी। और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पेमेंट का जो भी सिस्टम होगा वो कैसे किस तरीके से होगा। ठीक है, पेमेंट आगे मान लो सपोज कीजिए एक ने पर्सन ने कुछ सामान दिया, उसकी पेमेंट है, वो पेमेंट किस टाइम पे कैसे किस तरीके से किसी सॉर्टिंग से जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट हम पढ़ देंगे ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज देखो क्या है। परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर इट विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट की वो उसी तरीके से होगी व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की ए और बी अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे, अराइजिंग अंडर इट, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी जैसे जैसे मेंशन हो रखा है वैसे तरीके से, विद इन टाइम, अपने टाइम पीरियड पे। ये बोलता है कि भाई मैं एक एक ए बोलता है 1 महीने बाद स्कूटर पहुँचाऊँगा, तेरे को दूंगा, और बी बोलता है मैं भी 1 महीने बाद तेरे को पैसे। तो अकॉर्डिंग टू टाइम 1 महीने बाद, एंड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैनर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इस तरीके से ये चीज़ दी जाएगी। भाई मैं तेरे को यहाँ पर ये हैंड ओवर करूँगा, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ हैंड ओवर करियो। ठीक है, इस तरीके से तो ऑब्लिगेशन क्या आ जाएगी। आगे देखिए, सेक्शन 37 मेक्स इट क्लियर दैट ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल्ड इन 2 वेज। दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। फर्स्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस, रियल में परफॉर्मेंस करना, यानी ए ने बी को अपना स्कूटर दिया, बी ने पैसे 50,000 रुपये ए को प्रोवाइड करे, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक होगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है कि ए आया, ठीक है, उसने बी को बोला कि भाई ये तेरा स्कूटर है, टाइम प्रिस्क्राइब किया था, ये ले ले। उसने ऑफ़र किया, ठीक है, चाहे या तो पहले से कर ले, टाइम से पहले कर दिया, या फिर टाइम पे किया, लेकिन बी ने उस टाइम पे बी
के हाथ में ये सब चीज़ वो एक्सेप्ट करता है या नहीं कर सकता, तो उसको क्या माना जाता है, ए के रिगार्डिंग तो उसने अटेम्प्ट किया ना परफॉर्मेंस के लिए कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे हम परफॉर्मेंस के लिए, अटेम्प्ट करना बोलते हैं इसको, आ जाते हैं पढ़ते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है और अटेम्प्टेड क्या होती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हेन ईच पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कीजिए ए ने वो बी को जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया, ए ने बी को स्कूटर बेचना था, ए ने बी को स्कूटर दे दिया, बी ने उसको 50,000 रुपये दे दिए, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। अब यहाँ पढ़ते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। Sometime a promisor might offer to perform his obligation at proper time and place, but the promisee may not accept such offer. When a person who is bound under a contract by law to perform a certain act informs the promisee of his intention to perform his obligation, such offer is known as attempted performance or tender। ठीक है, अब देखो जो प्रोमीजर ने, जैसे मान सपोज करो ए प्रोमीजर है और बी प्रोमिजी है, ठीक है। प्रोमीजर होता है प्रॉमिस करने वाला, प्रोमिजी जिसके रिगार्डिंग प्रॉमिस किया जाता है, जिसके लिए प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है। तो प्रोमीजर ने बोला कि भाई टाइम पे आ गया, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग टाइम पे प्लेस पे, कि भाई चलो जो हमने प्रॉमिस किया था मैंने वो तेरे को स्कूटर लेके आया हूँ, तू ले ले। लेकिन बी उस टाइम पे कहता है कि नहीं, प्रोमिजी नो एक्सेप्ट सच ऑफर, प्रोमिजी ने एक्सेप्ट नहीं किया वो ऑफर, ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो व्हेन ए पर्सन हु इज बाउंड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट, लेकिन जब एक पर्सन जो लॉ के द्वारा बाउंड है वो राजी है अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए, वो इन्फॉर्म करता है प्रोमिजी को हिज इंटेंशन टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, वो प्रोमिजी को बोलता है कि भाई मैं अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट करने के लिए आया हूँ, मैं तेरे को स्कूटर देने के लिए आया हूँ। सच ऑफर इज नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। इस ऑफर को हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलेंगे और टेंडर बोलेंगे, दूसरा नाम इसका, ठीक है। अब देखो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कैसे है, क्योंकि प्रोमिजर ने तो अपनी तरफ से परफॉर्मेंस को अटेम्प्ट किया है ना, वो सामने वाले ने ऑफर ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, प्रोमिजी ने। A tender is not an actual performance, it is only a proposal to perform the obligation under a contract। टेंडर क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होती, ये बस एक प्रपोजल होता है कि भाई हम चाहते हैं परफॉर्मेंस करना, ठीक है। आगे देखिए एसेंशियल ऑफ अ वैलिड टेंडर। अभी ये टेंडर की है यानी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं इसमें। द ऑफर टू परफॉर्म कैन बी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और बाय पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर गुड्स। देखो जो ऑफर ऑफ परफॉर्म करने का जो ऑफर होगा वो किस चीज़ के लिए होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स का होता है और पेमेंट के लिए। सपोज कीजिए ए भी ऑफर ऑफ परफॉर्म कर सकता है, यानी ए भी वैलिड टेंडर दे सकता है और बी भी दे सकता है। जैसे कि ए आया, ए ने अगर बोला कि भाई मैं गुड्स की डिलीवरी कर दूंगा, गुड्स की डिलीवरी यानी मैं स्कूटर की डिलीवरी तेरे को कर देता हूँ। अगर बी ही ये ऑफर देता तो बी कहता कि मैं 50,000 रुपये तेरे को डिलीवर कर रहा हूँ। तो यानी कि जो ऑफर टू परफॉर्म कैन बी डिलीवरी ऑफ गुड्स भी हो सकता है और पैसे भी हो सकता है, मतलब पेमेंट ऑफ प्राइस भी हो सकता है फॉर गुड्स, ठीक है। फॉर both offers need to meet some essential requisites to termed as a valid tender, these are discussed in what follows। देखो इसके लिए essential चीज़ें क्या जरूरत है, the tender must be unconditional। टेंडर ना अनकंडीशनल होना चाहिए। देखो जैसे अगर ए आया है, ए ने बोला कि भाई अगर वो बीच में कोई कंडीशन डाल दे, ए ने सिंपल यही बोलना है बस मैं तेरे को जो प्रॉमिस किया था वो स्कूटर देना है, वो स्कूटर देने आया हूँ, तो वो टेंडर वैलिड होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे बीच में कंडीशन डाल देता है कि भाई अगर मेरे को अभी 10 दिन और चाहिए स्कूटर को, तो इसलिए मैं तेरे को ये स्कूटर देने आया हूँ, तो मुझे 10 दिन और दे देगा तो मैं तेरे को अभी स्कूटर दे देता हूँ, ऐसा कुछ अगर वो कंडीशन डालता है तो वो वैलिड टेंडर नहीं होगा। देखो इफ द प्रोमिसर मेक्स अ कंडीशन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देन इट इज नॉट डीम्ड टू बी वैलिड ऑफर, एन ऑफर बिकम्स कंडीशनल व्हेन इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशनल जब अगर कंडीशन लग जाएगी ना उसमें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ यही लिखा था, कोई कंडीशन नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये लिखा था कि परफॉर्मेंस एक के द्वारा यही होगी कि वो उसको सीधा जाके अपना स्कूटर देगा, वो उसको पैसे देगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में कि 10 दिन और यूज़ करेगा, एक बार तू ले ले फिर मेरे को थोड़े 10 दिन कल दिखा दियो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। द टेंडर मस्ट बी फॉर द होल क्वांटिटी ऑफ द होल ऑब्लिगेशन। और जो टेंडर है ना पूरी क्वांटिटी का होगा होल ऑब्लिगेशन में। सपोज कीजिए बी आता है मान लो टेंडर देने के लिए कि 50,000 रुपये में ले ले जो तेरे को स्कूटर के लेने थे, लेकिन वो 50,000 नहीं कहता, कहता तू अभी ऐसे कर 40,000 रुपये ले ले, 10,000 तेरे को बाद में दे दूंगा, तो फिर वो वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो जितनी अमाउंट के लिए था कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 50,000 रुपये के लिए, तो 50,000 रुपये के लिए ही होगा, वो 40,000 रुपये वहाँ पर माने नहीं होंगे, तो वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा, ठीक है।
द टेंडर मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। और जो टेंडर है ना तो टाइम से पहले दिया जाएगा ना टाइम के बाद में दिया जाएगा। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है, हमारा सपोज कीजिए 1 जुलाई को टेंडर देना है तो 1 जुलाई को ही होगा। और प्लेस बता रखा है कि हिसार में होगा तो वो हिसार में ही होगा, ठीक है। तो जो टेंडर होगा अगर पहले डेट से होगा, डेट के बाद होगा तो वहाँ पे वो मान्य नहीं होगा, वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द प्रोमिजी मस्ट बी गिवन रिजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिफिकेशन। जो प्रोमिजी है उसको एक रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए वेरिफिकेशन के लिए कि सामने वाले ने, सपोज करो बी है, ठीक है, ए ने उसको बोला कि भाई तू, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मैं अपना स्कूटर तेरे को देने वाला हूँ। तो बी के पास ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रिजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को वेरीफाई कर सके, ठीक है, कि भाई वो कैसे दे रहा है, वही जो स्कूटर दिया है वो उस तरीके से जिस कंडीशन में उसने मांगा था उस तरीके से है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। आगे है ए टेंडर मेड टू वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस इज वैलिड टेंडर। देखो अगर दो जॉइंट प्रोमिसेस थे, सपोज करो ए ने स्कूटर देना था और बी और सी दोनों जॉइंट इकट्ठे करके ले रहे हैं, दोनों पैसे मिला के ये स्कूटर ले रहे हैं, उन दोनों को जरूरत है। तो अगर वो किसी एक को भी अगर उसकी मतलब ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देगा तो फिर वो वैलिड टेंडर माना जाएगा। यानी जॉइंट प्रोमिसेस में से किसी एक को भी अगर वो ये एक्सेप्टेंस देता है तो अगर उसके साथ टेंडर कर बनाता है तो फिर वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ मनी टेंडर देखो, अब टेंडर जो है ना, मनी टेंडर के केस में क्या होता है, देखो द ऑफर मस्ट बी मेड बाय द डेटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू द क्रेडिटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। तो ऑफर देखो, जो या तो जो देनदार है वो बनाएगा और या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा क्रेडिटर के पास जाके, क्योंकि देखो देनदार ने पैसे देने हैं क्रेडिटर्स के, यानी देखो डेटर होते हैं देनदार, क्रेडिटर होते हैं लेनदार। डेटर जिसको पैसे देने हैं और क्रेडिटर जिसको पैसे लेने हैं, ठीक है। तो जो ये ऑफर होगा ये डेटर देगा, डेटर ने देगा तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, वो पर्सन क्रेडिटर को ऑफर देगा कि भाई जो पैसे मैंने को देने हैं स्पेसिफाइड टाइम पे देगा और स्पेसिफाइड डेट पे वो प्लेस पे देगा एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। द ऑफर शुड बी फॉर टोटल अमाउंट इन लीगल टेंडर मनी। जो ऑफर होगा वो टोटल अमाउंट होना चाहिए टेंडर मनी का, ये नहीं है कि अगर 1 लाख रुपए देने तो आप 80,000 रुपये दे रहे हो, टोटल अमाउंट आएगा, ठीक है। द पेमेंट कैन आल्सो बी मेड बाय चेक इफ द प्रोमिस डिसाइड टू एक्सेप्ट इज। पेमेंट भाई वो चेक के थ्रू भी दे सकता है अगर क्रेडिटर मान जाए लेने के लिए, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारे टेंडर का एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। आगे है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ प्रोमिसर टू परफॉर्म द प्रोमिस होली। अब देखो अगर प्रोमिसर रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूजल ऑफ प्रोमिसर टू परफॉर्म द प्रोमिस होली, प्रोमिसर ने प्रॉमिस किया था, ए ने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको बी को स्कूटर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हर चीज़ के लिए मना कर गया, रिफ्यूज़ कर गया कि मैं अपना परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हेन ए प्रोमिसर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन टोटली द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर प्रोमिसी जो है यानी बी, ए अगर मना कर देता है तो बी के पास ये राइट चला जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर तरीके से खत्म कर सकता है, ठीक है। बट इफ द प्रोमिसी हैज गिवन हिज टैसिड एसेंट इन द वर्ड्स और बाय कंडक्ट फॉर द कॉन्टिन्यूस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही कैन नॉट रेपुडिएट सच कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर बी ने, देखो ये ए है ये बी है, ठीक है, ए ने इसको स्कूटर देने से मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया, तो बी के हाथ में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको रेपुडिएट कर सकता है, बंद मतलब रद्द कर सकता है। और उसके पास ये चीज़ है, अगर उसकी एसेंट हुई, अगर उसकी वो चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम ना कैंसिल करें तो उसकी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू चलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करेगा, रेपुडिएट मतलब रद्द नहीं कर पाएगा। For example, A is a singer who enter into a contract with the manager of a theater B to sing in his theater 2 nights a week for the next 2 months, ठीक है, and B agrees to pay him B agrees to pay him
₹500 फॉर नाइट्स परफॉर्मेंस, एक नाइट के ₹500 देगा, ठीक है। ए absent himself willfully and does not perform on the sixth night, B has the right to terminate the contract if he so desires, but if he permits A to perform on the seventh night, then he gives his tacit consent to continue the contract with A and cannot put an end to it। देखिए ये ए है, सिंगर है, एक बी है, ठीक है। ये सिंगर है, ठीक है, सिंगर है ए, और बी का क्या है, थिएटर है, थिएटर है, ठीक है। तो बी ने ए को अपॉइंट किया कि भाई तू मेरे थिएटर में आके क्या कर ले, गा ले, गा ले, ठीक है, ये गाएगा यहाँ पे। और इसने बोला है कि ₹500 एक रात के मिलेंगे तेरे को गाने के। तो 5 दिन तक तो इसने गाया ए ने, छठा दिन ये छुट्टी मार गया और बिना बताए एब्सेंट हो गया, ठीक है। अब तो बी के हाथ में है कि वो या तो वही कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, भाई मना कर देगा, नहीं आना जी मेरे थिएटर में गाने के लिए, ठीक है। और या फिर बी के हाथ में ये भी है कि वो अपना एसेंट दे देगा कि कोई बात नहीं भाई, आज जो 6 तो गई, 6 में तो आया नहीं है, 7th नाइट को भी आ जाइए, कोई बात नहीं। तो इसी के हाथ में हो गया ये चीज़, ठीक है। बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस होना, वैसे देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है, एक प्रोमिजर होता है, एक प्रोमिजी होता है, तो परफॉर्म कौन करेगा सब चीज़ लिखा होता है। लेकिन फिर भी अगर कौन कौन से पर्सन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ए वाइटल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज, डू द पार्टीज नीड टू पर्सनली फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन और कैन दीज ऑब्लिगेशन बी फुलफिल्ड बाय थर्ड पार्टी, कि भाई जो पार्टी ए और बी है वही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी उनके बिहाफ पे काम कर सकती है। According to Section 40, if there is something in the contract that indicates that it was the intention of the party that the promise should be performed by the promiser, then such promise must be performed by the promiser। देखो सेक्शन 40 कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ इंडिकेट किया गया है कि जो रियल में पार्टीज हैं, यानी पार्टी ए और बी हैं, वही सिर्फ अपने काम को परफॉर्म कर पाएगी, मतलब अपने जो भी उनके ऑब्लिगेशन है वही परफॉर्म करेगी, तो उन्हीं को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो कोई भी उनके बिहाफ पे थर्ड पार्टी ये काम कर सकती है, ठीक है। तो अब देखो, द ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। देखो, परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ, खुद प्रोमिजर यानी कि जो देखो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रोमिजर होता है, एक प्रोमिजी होता है। तो अगर फर्स्ट तो ये परफॉर्मेंस खुद परफॉर्मेंस प्रोमिजर ही करेगा कंप्लीट, ठीक है। यानी ए और बी के केस में अगर ए ने बोला है कि मैं खुद जाके अपना जो स्कूटर है प्रोवाइड करूँगा, तो फिर वो खुद परफॉर्मेंस कर रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। और दूसरा देखिए, परफॉर्मेंस बाय द एजेंट ऑफ द प्रोमिजर। देखिए, प्रोमिजर ने अपना कोई एजेंट हायर किया हुआ है, तो उसके बिहाफ पे उसका एजेंट अगर वो स्कूटर देने जा रहा है वहाँ पे, तो प्रोमिजर भी का एजेंट भी कर सकता है वो काम, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट वेयर पर्सनल एबिलिटी और स्किल ऑफ द प्रोमिजर इज नॉट ए कंसिडरेशन, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पर पर्सनल एबिलिटी और स्किल कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि स्किल वाले काम के अंदर प्रोमिजर खुद ही जाएगा। सपोज कीजिए, देखो यहाँ स्किल क्यों लिखा हुआ है, ए को सिंगिंग करने के लिए बुलाया था, ठीक है। क्यों बुलाया था, क्योंकि उसकी स्किल है कि उसकी आवाज़ अच्छी है, बी ने बुलाया था। अब वो बी के पास कोई सी को भेज देता है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि यहाँ पर प्रोमिजर खुद ही जाएगा और खुद अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करेगा स्किल से रिलेटेड, ठीक है, और पर्सनल एबिलिटी से रिलेटेड। Performance can be by the promiser or agent. For example, if A promised to give a sum of money to B, it is not essential that he should personally give। देखो, और अगर कोई सिंपल है, जैसे ए और बी का एग्जांपल हम लेते हैं, स्कूटर देने वाला और 50,000 रुपये वो देने वाला, तो स्कूटर तो कोई भी दे सकता है जाके, स्किल तो नहीं है, इसमें पर्सनल एबिलिटी तो नहीं है, स्कूटर कोई भी चला के दे आएगा, तो उस टाइम पे उसका एजेंट भी वर्क कर सकता है। आगे है परफॉर्मेंस बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायर ऑफ द प्रोमिजर। देखो, प्रोमिजर ने कोई अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है कि भाई उसके लिए लीगली काम सारे वही करेगा, या फिर कोई उसका हायर है, मतलब उससे ऊपर कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका कोई लीगल जो आगे वारिस हो वो, ठीक है, वो उसके रूप में काम करे। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्सनल एबिलिटी और स्किलफुल नहीं चाहिए तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायर भी प्रोमिजर के कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर सकता है, उसे परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 व्हेन ए प्रोमिजी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ
प्रॉमिस बाय फ्रॉम द थर्ड पार्टी, जब प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लेता है कि परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिजर। फिर आप बाद में वो प्रोमिजर को एनफोर्स नहीं कर सकता कि नहीं भाई तू ही कंप्लीट कर, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर चुका है पहले, ये थर्ड पार्टी से मैं इस प्रॉमिस को कंप्लीट करवा सकता हूँ। ठीक है, अंडर इंग्लिश लॉ व्हेन थर्ड पार्टी कैरीज आउट एन ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिजर, such performance should either it be authorized by the promiser or it should be ratified by him after the performance of the third party। कि भाई इंग्लिश लॉ में ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस या तो ऑथराइज्ड, भाई या तो प्रोमिजर खुद ऑथराइज करेगी इस पर्सन को, ठीक है, और इट शुड बी रेटिफाइड बाय हिम आफ्टर द, या फिर जो करने के बाद थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस करने के बाद वो खुद प्रोमिजर जाके उसको रेट दे, रेटिफाई करे, फिर जाके वो परफॉर्मेंस मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हु कैन परफॉर्म द परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस कौन कौन कर सकता है, मतलब कम कॉन्ट्रैक्ट को कौन फुलफिल कर सकता है। आगे देखिए जॉइंट प्रॉमिस एंड इट्स परफॉर्मेंस। अब प्रॉमिस भी जॉइंटली होते हैं। सपोज कीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी है और सामने वाली दो पार्टी हैं, तो अगर प्रॉमिस किया है सामने वाली दो पार्टी ने, जॉइंटली प्रॉमिस हो गया उनको, तो उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की। द लॉ अलाउज टू और मोर पर्सन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन और मोर देन वन पर्सन, कि भाई दो या दो से ज़्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज अ पार्टी के रूप में, टू फ्रॉम द वन और टू और मोर पर्सन। यानी सपोज कीजिए एक पार्टी में दो लोग, दूसरी पार्टी में भी दो लोग, और फिर वो आपस में ऐसे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन सच ए सिचुएशन देयर मे बी वन प्रोमिजर एंड जॉइंट प्रोमिसेस। सिचुएशन में एक कोई प्रोमिजर हो सकता है और प्रोमिसेस जॉइंट हो सकते हैं, जॉइंट प्रोमिजर्स हो सकते हैं एंड वन प्रोमिसी और जॉइंट प्रोमिजर्स हो सकते हैं और जॉइंट प्रोमिसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी माइट जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 50,000 टू सी। तो यहाँ पे क्या है, सी एंड डी को, तो यहाँ दो दो ए और बी प्रोमिजर हैं और सी और डी प्रोमिजीज हैं। ठीक है, कम अंडर द प्रिव्यू ऑफ सेक्शन 45 एंड डिस्कस इन द फॉलो। देखो डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, फिर जो जॉइंट लाइबिलिटीज हैं वो कैसे हस्तांतरित होएगी, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर होएगी। तो देखो सपोज करो ए और बी है, यहाँ पे जॉइंटली प्रॉमिस किया 50,000 सी और डी को देना है, तो ए और बी की जॉइंट लाइबिलिटी हो गई यहाँ पे कि इसको जो पैसे सी और डी को देने हैं तो दोनों को मिलकर देने हैं। ठीक है, तो कैसे डेवल्यूशन होएगी। एज पर सेक्शन 42 व्हेन टू और मोर पर्सन्स हैव मेड जॉइंट प्रॉमिस अनलेस देयर इज एन अपैरेंट इंटेंशन टू द कॉन्ट्रेरी इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल जॉइंट प्रॉमिसेस आर लॉफुली बाउंड टू जॉइंटली फुलफिल द। तो लॉफुली बाउंड होते हैं कि जॉइंट फुल मिलके वो दोनों प्रॉमिस को कंप्लीट करें। इफ एनी ऑफ देम डाइज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर फुलफिल द प्रॉमिस। अगर उनमें से एक दाई मर जाता है तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर उसके लिए लिएबल हो जाता है कि वो मिलकर जो जो जीवित है, जो जॉइंट प्रोमिसर, उसके साथ मिलकर वो प्रॉमिस को कंप्लीट करे। इफ़ ऑल ऑफ देम डाई देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मस्ट जॉइंटली, अगर दोनों ही मर जाते हैं तो उसके उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलकर वो उस प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे। अंडर इंग्लिश लॉ इन केस ऑफ डेथ ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस डिवोर्स ऑन द सर्वाइविंग प्रोमिसर एंड द डिसीज्ड रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट हेल्ड लिएबल टू कंट्रीब्यूट। देखो अपने लॉ के अंदर तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ में ये बोलता है कि अगर मान लो दो जॉइंट प्रोमिसर थे, अगर एक की डेथ हो गई है तो दूसरा जो जीवित है वो कंप्लीट जो परफॉर्मेंस है, यानी कि 50,000 रुपये देने, मान लो ए और बी को मिलके 50,000 रुपये देके सी और डी को देने। अगर ए मर जाता है तो बी अकेला ही लिएबल होगा कि 50,000 रुपये वो सी और डी को देगा। यहाँ पर उसका जो ए का कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिएबल नहीं होगा कि उसके लिए पेमेंट के लिए जो पे करे। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने दोनों मिलके जॉइंट उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अब एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स मतलब जॉइंट प्रोमिसर्स हैं दो, उनमें से कोई भी एक में भी कंपेल, उनको कंपेल कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 व्हेन टू और मोर पर्सन मेक अ जॉइंट प्रॉमिस एंड देयर इज अ नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द प्रॉमिस में कंपेल एनी, उसमें कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट लिखा हुआ कि दोनों मिलके देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ, तो जो प्रोमिजी है जिसको पैसे लेने हैं, सपोज करो ए और बी ने दोनों ने जॉइंटली
50,000 रुपये देने थे सी और डी को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि दोनों मिलके देंगे, बस ये लिखा है जॉइंट प्रोमीजर है ये, ठीक है। तो जो सी और डी है वो किसी को भी कंपेल कर सकता है, ए को या बी, दोनों में से किसी को भी एक को कंपेल कर सकता है कि मेरे 50,000 रुपये दो, ठीक है। ईच प्रोमीजर्स में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर जॉइंट प्रोमीजर्स, कोई भी ईच प्रोमीजर, हर जो मतलब दो प्रोमीजर हैं, ईच प्रोमीजर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर जॉइंट। देखो ए और बी है, तो ए ना कंपेल कर सकता है बी को कि भाई आ और कंट्रीब्यूशन कर, तेरा 50,000 रुपये देने हैं ना जो सी और डी को, तेरा कंट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर वो कर, और फिर मिलके अपन सी और डी को पैसे देंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, व्हेन वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिस इज कंपेल्ड टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस, ही मे कंपेल द other promisers to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention to apparent in the contract. For example, A, B and C have made a joint promise to pay 30,000 to D. A is compelled to pay the whole amount to D. He may recover 10,000 each from B and C. तो A कंपेल करेगा D को कि होल अमाउंट देगा, और A बोलेगा B और C को कि तुम 10,000 रुपये दो मिला के, 10,000 मैं अपने हिस्से का देता हूँ और 30,000 मिला के हम D को देंगे, ठीक है। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, सपोज कीजिए 3 जॉइंट प्रोमीजर हैं, ठीक है। ये 30,000 वाला जो हमने एग्जांपल करा है, 30,000 रुपये देने थे डी को मिलके, ए बी सी तीनों जॉइंट प्रोमीजर थे, इन तीनों को मिला के 30,000 रुपये डी को देने थे, लेकिन बी क्या हो गया, बी डिफ़ॉल्ट हो गया कि बी बोलता है कि मैं नहीं दूंगा जी पैसे, अपने पास है ही नहीं पैसे, मैं दिवालिया हो गया, ठीक है। तो ए और बी तो दिवालिया हो गया, ए और सी जॉइंट लॉस को वो करेंगे, तो 10,000 रुपये देने थे बी को जिसने उसने नहीं दिए, तो अब 5,000 रुपये की लॉस ए वहन करेगा और सी भी 5,000 रुपये की लॉस को वहन करेगा, तो 15,000 दोनों मिलके देंगे, 5,000 रुपये लॉस दोनों के हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमीजर्स, अगर किसी एक जॉइंट प्रोमीजर्स को रिलीज कर देते हैं, हटा देते हैं उनमें से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, रिलीज बाय द प्रोमीजी ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमीजर does not discharge the other joint promisers from liability, nor is the released joint promisers absolved of his responsibility to the other joint promisers under the English law। देखो, अगर रिलीज कर देता है, एक प्रोमिजी रिलीज कर देता है कि भाई नहीं भाई ये नहीं परफॉर्म करेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन जो है दूसरे प्रोमीजर्स को, लेकिन दूसरे प्रोमीजर तो उसको रिलीज नहीं किया ना, दूसरे प्रोमीजर को उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, उनको पैसे देने पड़ेंगे। सपोज कीजिए ए बी और सी तीनों को मिलके 30,000 रुपये डी को देने हैं, डी ने बी को रिलीज कर दिया कि तू मत दियो पैसे, ठीक है। तो जो बी है वो ए और सी के लिए तो जॉइंट प्रोमीजर ही है, उन्होंने रिलीज नहीं किया, तो उनको तो वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। आगे राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, अगर जॉइंट प्रोमिस होते हैं उनके अधिकार क्या क्या होते हैं। According to section 45, when a person has made a promise to two or more persons, unless a contrary intention it is apparent in the contract, all the joint promises have the right to claim the performance of the promise when one of the joint promises dies। अगर देखो यहाँ promises हैं, सपोज कीजिए ए बी दो 50,000 रुपये देने सी और डी को, सी और डी प्रोमिजीज हैं और प्रोमिजर हैं ए और बी, तो अगर सपोज करो सी और डी में से एक प्रोमिजी मर गया, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसेस। तो जो राइट है परफॉर्मेंस का, जो रेस्ट जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बच गया उसको उसके पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। विद द डेथ ऑफ ऑल द जॉइंट प्रोमिसेस द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो अगर सपोज करो सी और डी दोनों मर जाते हैं, तो ए और बी के जो 50,000 रुपये देने हैं, ए और बी ने जो 50,000 रुपये देने सी और डी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए टेक्स ए लोन ऑफ सम ऑफ मनी फ्रॉम बी एंड सी जॉइंटली एंड प्रोमिसेस टू
repay it with the interest on specific date. B is died before that date. The right to claim the performance of A's promise rests to B's representative and C during the deceased lifetime. तो A ने पैसे देने थे, B मर गया और C तो जिंदा है, तो जिंदा वाले को जिंदे का उसका हिस्सा दे दो और जो B मर गया है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका हिस्सा दे दो, ठीक है। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस होनी है, उसका टाइम लिखा होगा कि 1 जुलाई को ये मतलब एक बंदा स्कूटर प्रोवाइड करेगा और एक उसको 50,000 रुपये देगा, टाइम होगा उसका, और प्लेस कहाँ पर दिए जाएंगे वो सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, ठीक है। देखते हैं when and where should be performance of the contract take place. It is important question. The normal practice is that if the time and place of the performance has been agreed to by the parties of the contract, it must be ऑन द एग्रीड प्लेस एट द एग्रीड टाइम, ठीक है। परफॉर्मेंस एग्रीड प्लेस पे होनी चाहिए, एग्रीड टाइम पे होना चाहिए, दोनों पार्टीज मिलके ये बात कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे और कौन से प्लेस पे चाहिए। बट इफ द टाइम एंड प्लेस हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द परफॉर्मेंस शुड बी एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस। अगर कोई डिफाइन नहीं किया गया तो कोई भी जो सही लगे उनको वैसे टाइम और प्लेस पे कर सकते हैं। दिस रेजेज अनदर वाइटल क्वेश्चन, व्हाट इज अप्रोप्रिएट टाइम। और फिर ये अलग रेज क्वेश्चन करता है कि सही टाइम क्या होता है, सही टाइम और प्लेस कौन सा होगा अप्रोप्रिएट टाइम, एंड वुड डिपेंड ऑन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑन अ केस। सेक्शन 46 to 50 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले डाउन द फॉलोइंग रूल्स इन दिस रिगार्ड। देखो रूल्स क्या है टाइम और प्लेस से रिलेटेड। देखो या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये देखो एक मिनट, या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन ही होगा कि ये टाइम है और ये डेट कह रही हूँ सॉरी, ये वो है प्लेस है। अगर मेंशन नहीं होता तो हम ये कह देते हैं कि जो तुम्हारे को सही लगे, अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस जो तुम्हारे को सही लगे होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अप्रोप्रिएट सही टाइम होता वो है कौन सा, तो सही टाइम के रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो देखो पढ़ते हैं। वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। देखो जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी एप्लीकेशन ऐसी लिखी नहीं हुई है कि, और कोई भी एप्लीकेशन इज टू मेड, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है और टाइम कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो उसमें क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 व्हेन द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस हैज बीन स्पेसिफाइड, कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है, द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम पे करें। अब रीजनेबल टाइम क्या है। This is a question that be related to special circumstance of the situation or practices and customs related to a specific trade. इससे related कौन सी भी trade से related क्या है। For example, A is the bookseller and send an order for some books to a publisher B on the 10th July, but he does not specify the time when he wants to books. In this case, B should dispatch the book at the earliest he can because the peak period of the sale of the books is about mid-July when schools and colleges open after vacation. Had A sent the order in May or June, it would not be unreasonable if book took more time in dispatching the books. In this connection, the case Bengal coal company versus Vadia and company, it is important example. In this case, two companies made an agreement under which it agreed that whenever there was a demand for coal, Vadia company would give a reasonable notice and inform the other of its requirement. Once there was this substantial demand and Vadia company gave a notice of 40 days to supplier, the court held that since the demand was extraordinarily substantial, a 40-day notice was not reasonable to meet such a huge requirement. भाई देखो उसने 40 days का क्या डाल दिया था, 40 days का नोटिस डाल दिया था मुझे चाहिए, लेकिन उस इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि उसको 40 days में हम नहीं दे सकते थे, इसलिए वो कोर्ट ने उसको गलत ठहराया कि 40 days इतनी ज़्यादा डिमांड के लिए 40 day का नोटिस पीरियड बहुत कम है। तो अपना हिसाब से, जैसे कि मैं सपोज कीजिए वो ए ने बुक सेलर है, बुक सेलर ने डिमांड मंगाई तो जुलाई में चाहिए उसको। जुलाई में ऐसा पीक पीरियड होता है कि बच्चों को वेकेशन टाइम पे, क्या वेकेशन के बाद आते हैं बच्चे तो बुक खरीदते हैं जुलाई, तो उनको अगर 1 जुलाई का टाइम बोला है तो टाइम नहीं लिखा हुआ स्पेसिफाइड, तो आपको जितना अर्लीस्ट लगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको उस टाइम पे भिजवा देना चाहिए।
वेयर टाइम स्पेसिफाई, जहाँ टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है इतने बजे है, तो एज पर सेक्शन वेयर द प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे एंड नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड from the promisee for such performance, the promisers may perform the promise at any time during the usual hours of the business or the appointed day at the appointed place. For example, a promiser to deliver certain goods at B's warehouse on the appointed day. A brings the goods to the warehouse after business hours when the warehouse is closed and the goods cannot be received. In this case, A has not performed the promise he made in the contract. देखो, ए ने प्रॉमिस किया था कि बी को वेयर हाउस पे गुड्स प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो वर्किंग आवर खत्म होने के बाद बी के वेयर हाउस पे पहुंचा तो वेयर हाउस तो बंद मिला, तो ए ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया क्योंकि टाइम स्पेसिफाई किया हुआ था कि वेयर हाउस पे पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन वो टाइम ऐसे टाइम पे गया कि जब वेयर हाउस बंद होने का टाइम है तो बंद मिला, तो ए ने अपना काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। An application is to be made by the promisee for performance on a certain day. जब promisee ने एक एप्लीकेशन लिखी है कि मुझे इतने परफॉर्मेंस जो है काम का वो एक सर्टेन डे पे चाहिए, तब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, when the day of for performance of promise is fixed, the promiser may undertake its performance after an application by the promisee to that effect. In such case, it becomes the duty of the promisee to make an application for performance at a proper place and time. तो यहाँ पर जिसको ऑर्डर लेना है, प्रोमिजी की ड्यूटी बनती है कि वो उसको एक एप्लीकेशन लिखे कि मुझे यहाँ पर इस टाइम पे ये चीज़ चाहिए। वट आर द प्रॉपर प्लेस एंड टाइम वुड डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड वुड बी डिसाइडेड एज सच। वो भाई वो क्या प्रॉपर टाइमिंग प्लेस होगी वो उस टाइम पे वो डिसाइड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स प्रॉमिस टू डिलीवर 10 bags ऑफ शुगर्स ऑन 20 June 2006 टू वाई, इट बिकम्स वाइज ड्यूटी टू स्पेसिफाई रीजनेबल टाइम। तो यहाँ पर वाई की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वाई को बचाने की ड्यूटी बनती है कि एप्लीकेशन लिखिए उसको कि भाई मेरे को इस टाइम पे इस जगह पर ये चीज़ डिलीवर कर दे, ठीक है। अगेन एप्लीकेशन बाय प्रोमिजर्स व्हेन नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी प्लेस फिक्स नहीं कर रखा कि कहाँ पर ये ड्यूटी ये आपको मतलब सपोज कीजिए कोई डिलीवर करनी है, मतलब शुगर बैग डिलीवर करने हैं और प्रोमिजर को नहीं पता कि कहाँ करने हैं, तो एप्लीकेशन देगा प्रोमिजी को कि भाई ये बताओ मुझे कि मैं कहाँ डिलीवर करूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए प्रोमिस टू डिलीवर 100 टन ऑफ कोल टू बी ऑन अ फिक्स डे। ए ने प्रॉमिस किया है फिक्स डे पे। द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज नॉट डिफाइंड नहीं करी थी। इट वुड बी द एज ड्यूटी। अब ए की ड्यूटी है क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया था कि वो बी से आस्क मतलब बी से पूछे कि वो डिलीवरी कहाँ पर दे, ठीक है। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रोमिजी। परफॉर्मेंस इन मैनर किस तरीके से परफॉर्मेंस की जाएगी और जो प्रोमिजी के द्वारा जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है उसके टाइम पे देगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribe or for sanction। भाई जब भी प्रोमिजी ने बोला है कि यहाँ करना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स ओज 10,000 टू वाई एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ द डेट एक्स एंड गुड्स वर्थ। देख, एक्स को 10,000 रुपये देने हैं वाई को, तो उसने पार्टली पेमेंट के रूप में एक्स ने सेंड कर दिए गुड्स 8,000 रुपये के वाई को, विच द लेटर एक्सेप्ट एक्स डेट इज देयर बाय रिड्यूस्ड बाय दैट अमाउंट। तो फिर जो पैसे जो बच गए हैं वो उसके रिड्यूस करेंगे उसके अमाउंट से, ठीक है। अब आगे देखिए, टाइम एज ए एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम कॉन्ट्रैक्ट के एक एसेंस के रूप में। व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, द क्वेश्चन अराइजेज इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज इट एज बीइंग द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम प्रॉपर स्पेसिफाई किया गया है तो दोनों पार्टियों की ये एक तरह से जिम्मेवारी बनती है कि जो टाइम को कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंस मान के चले। इफ टाइम इज रिकॉग्नाइज एज सच व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड इज नॉट देयर टू बी परफॉर्मेंस बाय द वन पार्टी, द अदर पार्टी कैन कंसीडर द ब्रीच एज अ रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि टाइम को अगर हम इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि मतलब 5 बजे बोला गया ना, ये चीज़ें 5 बजे मेरे को पहुंचानी है, तो 5 बजे दैट मीन्स 5 बजे पहुंच जानी चाहिए। अगर क्योंकि अगर नहीं पहुंची तो सामने वाली पार्टी के पास ये राइट बनता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है, ठीक है। टाइम इज रिकॉग्नाइज टू द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट है व्हेन द पार्टीज हैव एग्रीड टू डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों पार्टियों ने एग्री किया कि 5 बजे हम इसको भाई एग्जीक्यूट कर देंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो
दूसरा है when the intention of the parties to give due importance to time and stick to the schedule of the contract। जब दोनों पार्टियों की इंटेंशन होगी कि हम टाइम पे स्टिक रहेंगे कि 5 बजे तो 5 बजे, एंड स्टिक टू द शेड्यूल, और शेड्यूल जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वही उसी को फॉलो करेंगे। अब देखिए कुछ सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर टाइम के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इफ टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोमिसर इज बाउंड बाय द लॉ टू परफॉर्म द प्रॉमिस ड्यूरिंग और बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। देखो अगर टाइम को एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना गया है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है टाइम, तो की पॉइंट है तो इसलिए जो प्रोमिसर की ड्यूटी बनती है कि वो या तो टाइम से पहले या तो ड्यूरिंग द टाइम और या फिर टाइम से पहले वो काम को पूरा कर दे, ठीक है। On the other hand, if time is not the essence of the contract or it is not the intention of the parties to recognize it as such, then failure on the part of the promiser to perform within the stipulated time or before does not make the contract voidable। अगर टाइम को एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला गया है तो अगर वो थोड़ा आगे पीछे भी कर देंगे टाइम को तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर सकता कोई, ठीक है। इफ ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, the promisee agrees to such performance by the promiser at the time other than that which is stipulated in the contract, the promisee cannot make any demand for compensation unless he has expressed intention to demand such compensation from the promiser at the time of the accepting the altered time schedule। देखो अगर प्रॉमिस को आल्टर टाइम पे किया गया, मतलब इसको 5 बजे बोला था लेकिन 6 बजे वो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आया प्रोमिसर, लेकिन अगर प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट कर ले, कोई बात नहीं भाई मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब कि वॉइडेबल नहीं होगा, वो रेपुडिएट नहीं होगा, क्योंकि प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया है उस चीज़ को, कोई बात नहीं, तो उन्हें 6:30 बजे तक को टाइम मिला, 6:30 बजे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ ऑर्डर को, चाहे टाइम एसेंस हो, ठीक है। आगे है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड देयर परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, promises which form the consideration as or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। देखो ऐसे promises which form the consideration or part of the consideration for each other, मतलब दोनों के लिए consideration एक दूसरे के ऊपर बनती है, उसने ये देना है तो उसने ये देना है, तो दोनों reciprocal promises कहलाते हैं। such contracts can be यूनिलेटरल और बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में व्हेन वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द अदर पार्टी इज येट टू डू। यूनिलेटर होगा कि एक ने तो अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी है, एक पार्टी ने दूसरी की अभी रहती है। इफ द क्वेश्चन राइजेज सो एज व्हेन द पार्टी विच इज येट टू परफॉर्म शुड कंप्लीट, कि भाई वो कब कंप्लीट करेगी, शुड कंप्लीट इज प्रॉमिस को नहीं, विच इज़ येट टू बी परफॉर्म। क्वेश्चन यहाँ राइज होता है एज टू व्हेन द पार्टी जो उसको परफॉर्म करना है उसको टाइम पे प्रॉमिस को कंप्लीट कर देना चाहिए। इन बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर परफॉर्मेंसेज, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एज टू हाउ द पार्टी शुड परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंसेज हैव बीन क्लासिफाइड एज फॉलोज। देखिए यूनिलेटरल में होगा कि एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया, दूसरा भी रहता है, ठीक है। बायलेटरल में होगा कि एक ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया, सामने वाली पार्टी ने भी अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब फ्रॉम स्टैंड पॉइंट परफॉर्मेंस के बेस पे प्रॉमिसेस हैव बीन क्लास, प्रॉमिस को हमने क्लासीफाई किया है म्यूचुअल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रॉमिसेस। म्यूचुअल एंड कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, साथ साथ, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज कॉन्ग्रुएंट प्रोमिसेस दैट नीड टू परफॉर्म साइमल्टेनियसली। कॉन्ग्रुएंट प्रोमिसेस वो होते हैं कि साथ साथ जो कंप्लीट किए जाते हैं, कि ए ने उसको, मतलब सपोज कीजिए वो पकड़ाया क्या कहते हैं उसे, स्कूटर, और साथ साथ ही उसने उसको 50,000 रुपये दिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट इज़ नॉट, it is not incumbent on the promiser in such contract to perform his promise till such time as the promisee is not prepared and desirous of executing his part of a contract। In other words, if one party to a contract is ready and willing to perform his promise but the other party does not show an interest in such overview or is not willing to fulfilling his part of the contract, then it is deemed that the party willing to perform can sue the other party। तो देखो
म्यूचुअल कॉन्करेंट प्रॉफिट में क्या होता है कि दोनों साथ साथ में ही अपने प्रोमिस कंप्लीट करेंगे। अगर ए अगर अपना स्कूटर देने आ गया तो बी को वहीं 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो ए देने आ गया और बी कहता है जी अभी अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो उसके पास ए के पास ये राइट बन जाता है कि वो बी को स्यू कर सकता है कि भाई मैं तो अपना परफॉर्मेंस, म्यूचुअल जो परफॉर्मेंस था कॉन्करेंट प्रोमिस को कंप्लीट करने आया हूँ, लेकिन ये सामने वाला अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर रहा है। ठीक है, स्यू कर सकता है वो उसको, यानी उसके ऊपर केस डाल सकता है। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट प्रॉमिस क्या होता है कि इंडिपेंडेंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है साथ में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर इन द पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस इंडिपेंडेंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर और नॉट द अदर पार्टी हैज परफॉर्म्ड। दूसरा भाई अपना प्रॉमिस इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर सकती है, दूसरी पार्टी के ऊपर जोर नहीं है कि भाई वो भी साथ में कंप्लीट करे, और इज विलिंग टू परफॉर्म आर कॉल्ड म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। इन सच कॉन्ट्रैक्ट इफ वन पार्टी डज नॉट परफॉर्म द प्रॉमिस गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट ही इज answerable to law for the damage caused to the other party because he cannot claim his non-performance to be the result of the other party's non-performance। तो यहाँ पर बस इंडिपेंडेंटली है, ए ने अगर गया उसके पास और उसको दे दिया भाई स्कूटर ले ले, और बी अगर उसको पैसे नहीं देता तो बी ए के पास ये राइट नहीं हो सकता कि वो रेपुडिएट कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट को, रद्द कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट को। बस ये होता है कि जो कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो बी से जो भी डैमेज हो रहा है ए को उसकी पेमेंट ना करने पर, वो इसको डैमेज है वो उसको क्लेम करे। ठीक है, दे उसको। कंडीशनल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट स्टिपुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। कंडीशन लगी होती है प्रोमिस के अंदर और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखो कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट दैट स्टिपुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी सब्सिक्वेंट डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी। एक पार्टी दूसरे पार्टी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड है, और वेयर द एक्शन ऑफ वन पार्टी सब्सिक्वेंट और कंडीशनल टू द दैट ऑफ द अदर इज कॉल्ड कंडीशनल और डिपेंडेंट प्रोमिस। फॉर एग्जांपल ए प्रॉमिस टू रिमूव द डेट डेब्रिज लाइंग इन फ्रंट ऑफ बीज हाउस। ए ने प्रॉमिस किया कि जो गंद का ढेर लगा हुआ है बी के हाउस के आगे वो उसको हटवा देगा। इफ़ द लेटर सप्लाइज हिम विद ए व्हील बैरो एंड ए स्पेड, कि भाई अगर बी मेरे को सप्लाई करेगा व्हील बैरो और स्पेड जिसके अंदर मैं उठा के उस सामान वो फिकवाऊँगा। एज प्रॉमिस एज प्रॉमिस इज कंडीशनल डिपेंडेंट ऑन बी सप्लाइंग इज रिक्वायरमेंट। अब ए का प्रॉमिस बी की जो सप्लाई पे डिपेंड करता है कि अगर वो उसको व्हील बैरो और स्पेड प्रोवाइड कर देगा तो वो उससे उठाकर व्हील बैरो में फेंकवा देगा वो सारा चीज़। और ए इज़ नॉट बाइंड टू कीप हिज प्रॉमिस इफ बी फेल्स टू आस्क। तो डिपेंडेंट है और कंडीशन लगी हुई है। अगर तू मेरे को व्हील बैरो और वो उठाने वाला स्पेड अगर प्रोवाइड करेगा तो मैं गंदगी फेंकवा दूंगा, अगर तू प्रोवाइड नहीं करेगा तो मैं नहीं फेंकवाऊंगा। तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो गई और डिपेंडेंट हो गया प्रॉमिस एक दूसरे पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस। अब रेसिप्रोकल प्रोमिस किए गए हैं तो ऑर्डर क्या रहेगा, पहले कौन प्रॉमिस कंप्लीट करेगा, इस तरीके से। वे रेसिप्रोकल प्रोमिस नीड टू बी परफॉर्म एट द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब कि इस ए भी इसी टाइम पे पेमेंट करेगा, वो स्कूटर देगा, और बी भी उसी टाइम 50,000 रुपये देगा, तो सामने देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट प्रोमिस बाय बोथ द पार्टी रेसिप्रोकल प्रोमिस टू बी टाइम साथ साथ परफॉर्म किए जाएंगे। ए उसको 50,000 रुपये ए उसको स्कूटर प्रोवाइड करेगा, बी उसको 50,000 रुपये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर आते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। Section 52 Indian Contract Act stipulate the order of performance of promises to be the same as is expressly stated in the contract in the serial order। जो परफॉर्मेंस है वो जैसे एक्सप्रेस किए गए कॉन्ट्रैक्ट में सीरियल ऑर्डर में आएंगे। जैसे कि ए ने अगर पहले प्रॉमिस किया गया मैं 1 तारीख को तेरे को क्या प्रोवाइड कर दूंगा स्कूटर, और तू 2 तारीख को मेरे को वो प्रोवाइड। तो पहला ऑर्डर किसका हो गया, ए का, और दूसरा ऑर्डर बी का। In the if the order of the performance not defined in the contract, the promises must be performed in the order which is dictated by the nature of the contract। अगर कोई परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं डिफाइन किया है तो जैसे लगता है कि भाई ये काम को इस तरीके से इस ऑर्डर में करना चाहिए उस तरीके से कर देना चाहिए। ठीक है, वन पार्टी प्रिवेंटिंग द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस करने से रोक रही हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस
एंड वन पार्टी ट्राइज टू प्रिवेंट द अदर, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं, वो ये करेगा तो मैं ये करूँगा, ठीक है, और एक पार्टी दूसरे को प्रिवेंट कर रही है अपने काम को करने के लिए, परफॉर्मेंस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए, द कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा कानून की नज़र में, क्योंकि वहाँ पे पार्टी जो है प्रिवेंट कर रही है। एंड द एग्रीड पार्टी इज लॉफुली एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस, तो अगर जो पार्टी प्रिवेंट कर रही है और उस प्रिवेंट करने से, रोकने से सामने वाली पार्टी को अगर कोई लॉस हो रहा है, तो वो लॉस क्लेम करने का एग्रीड पार्टी को क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म फर्स्ट, अब देखो, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि ये वाला काम, जो ये वाली परफॉर्मेंस है, ये पहले नंबर पे होगी, मतलब ऐसे ऑर्डर लिखा हुआ था पहले नंबर पे, लेकिन वो पहले नंबर पे नहीं की गई, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। Section 54 stipulates that where the nature of the reciprocal promise is dictated, one party cannot perform his promise until the other party performs, and the party who has performed first fails to perform, the failing party cannot claim the performance of the reciprocal promises from the first party. On the contrary, the defaulting party is liable to compensate another party. देखो, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि 1 जुलाई और 2 जुलाई, 1 जुलाई को ए क्या प्रोवाइड करेगा, स्कूटर, और 2 जुलाई को उसको 50,000 रुपये उसको मिल जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि जो पहले फर्स्ट जिसका प्रोमिस था वो ए का था कि उसको 1 तारीख को करना, सेकंड प्रॉमिस था बी का, तो अगर फर्स्ट पार्टी ही 1 तारीख को मुकर गई और वो अपना स्कूटर नहीं प्रोवाइड किया उसने, तो बी के पास ये राइट बनता है कि अगर वो स्कूटर ना मिलने से जो भी क्लेम, उसके पास जो भी डैमेज हुआ, तो वो उसको क्लेम कर सकता है ए से, ठीक है, और ए उसको कंपेल नहीं कर सकता कि तू अपना परफॉर्मेंस कर, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस रिगार्डिंग इम्पॉसिबल एक्ट, तो देखो, according to section 56, the performance of promises made in a contract is no more possible. The parties to the contract are absolved of their obligation. अगर देखो कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, आगे आने वाले टाइम पे पॉलिसीज चेंज हो गई गवर्नमेंट की, अब वो इम्पॉसिबल है वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सॉल्व, ऑब्लिगेशन से एब्सॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी उनकी जो दायित्व है। सच इम्पॉसिबल सिचुएशन कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो इम्पॉसिबल सिचुएशन कौन हो सकती है, देखो, an agreement for the performance of an impossible act is void ab initio. For example, if A makes an agreement with B to find Aladdin's treasure, it will be void agreement. अलादीन का खजाना खोजेंगे, अब मिलेगा कौन सा खजाना, तो वो void हो गया, ठीक है। A contract to do something which has become impossible after the contract is made, or occurrence of event beyond the control of the promiser that make the promiser unlawful, render the contract void, then the performance of promise become impossible. मतलब let's suppose करो A and B promise to marry each other. If A goes mad before marriage, the contract become void. A पागल हो गया शादी से पहले, तो void हो गया, अपने आप कर नहीं सकते शादी, ठीक है। Reciprocal promises and illegal act. Illegal act देखो, according to section 57, when parties reciprocally promise firstly to do certain things which are illegal, and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal, the first set of promises contract but the second is void agreement. देखो फर्स्ट सेट में उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा काम करना है जो लीगल है, लेकिन सेकेंडली उसने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गई कि वो जो काम हो गया वो इलीगल उन्होंने बोला, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। For example, A appoints B as a manager in his establishment and promises him a salary of 5,000 per month. He also makes B in charge of selling contraband and goods, for which he promises 10% commission on the sale amount. He has B appointment as a manager leave to his business promise for lawful act. जो 5,000 रुपये वो मंथली होगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा उसने गलत काम के लिए उसको जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा, इलीगल एक्ट्स के अंदर आ जाएगा और वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, अल्टरनेटिव प्रॉमिस है ये, रेसिप्रोकल नहीं है, अल्टरनेटिव है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, मैंने अल्टरनेटिव प्रॉमिस मेड दैट वन ब्रांच विच इज़ लीगल एंड अदर इज इलीगल, ओनली द लीगल ब्रांच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। फॉर देखो, एक दो ब्रांच चला रहा है एक बंदा, अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो गया, एक लीगल है इलीगल है, तो जो इलीगल के लिए जो भी प्रॉमिस करना होगा, परफॉर्मेंस करना होगा वो हो जाएगा, और इलीगल के लिए होगा वो वॉइड हो जाएगा, नॉट एनफोर्सेबल लॉ हो जाएगा।
Well, A and B makes an agreement whereby A is to pay 10,000 to B in return for which B will deliver either sugar or contraband opium to A. देखो, इन रिटर्न ए ने 10,000 रुपये बी को पे करें, इन रिटर्न बी या तो शुगर डिलीव करेगा या फिर जो ऐसी चीज़ जो कि बैन है, कॉन्ट्राबैंड चीज करेगा ए को डिलीवर। द एग्रीमेंट शुगर के लिए जो एग्रीमेंट हुआ वो वैलिड होगा, जो कॉन्ट्राबैंड के लिए हुआ होगा, कॉन्ट्राबैंड ओपियम के लिए होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है। अब देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट के रिगार्डिंग जो विनियोग है, एप्रोप्रिएशन है, वो कैसे आएगा। इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन देयर आर सिचुएशंस वेयर डेटर ओ सेवरल डेट टू ए क्रेडिटर्स। कमर्शियल ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो डेटर है उसने बहुत सारा पैसे बकाया होते हैं उसको क्रेडिटर से। इन सच सिचुएशन ही हैज़ टू रीपे मोर देन वन डेट टू द क्रेडिटर। उसको रीपे करना पड़ता है मोर देन वन डेप्ट टू द क्रेडिटर, एक से ज़्यादा डेट करने पड़ते हैं क्रेडिटर्स को। When the debtor makes a payment that is insufficient to clear his total indebtedness to the creditor, the question arises as to which debt should be cleared by such payment. तो देखो डेटर ने मतलब उधार ले रखा है एक ही बंदे से, मतलब ए ने उधार ले रखा है बी से, 3 बार उधार ले रखा है, एक 1,000 रुपये का उधार ले रखा है, एक 5,000 रुपये का, एक 9,000 रुपये का। तो अगर वो उसको क्लियर करने के लिए अगर कुछ एक सम ऑफ अमाउंट पे करता है तो वो कौन से उधार में से काटे जाएँ, 1,000 वाले में, 5,000 वाले में या फिर 9,000 वाले में। ठीक है। इन सच वर्ड द क्वेश्चन इज वन ऑफ द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब कैसे अप्रोप्रिएट करें, कैसे विनियोग करें उस पेमेंट का जो डेटर ने क्रेडिटर को दिए हैं। Section 59 to 61 lay down some rules for such appropriation which are discussed in what follows. Appropriation according to intimation by debtor. Debtor खुद intimation देगा कि भाई मेरे जो मैंने मैं सपोज करो ए ने यहाँ पे एग्जांपल दे लेते हैं। देखो, इफ़ ए पेज 6,000 टू बी एंड एक्सप्रेसली इंटीमेट, बताया है उसने खुद एक्सप्रेस करके मुंह से, दैट द अमाउंट बी एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इस डेथ ऑफ 9,000, जो 9,000 रुपये का जो मैंने आपसे उधार लिया था वो ये 6,000 रुपये उसके पे कर रहा हूँ, देन बी मस्ट डू सो, तो बी भी उस तरीके से ही करेगा। ऑन द अदर हैंड एक्स ओज 1,000, 4,000 एंड 10,000 वाई को, एक्स को वाई के 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये देने हैं। विच अमाउंट ही हैज़ टू पे ऑन 1 मई, जो कब पे करने हैं उसको, 1 मई, 1 जून एंड 1 जुलाई को। इफ़ ही सेंड्स एन अमाउंट 5,000 ऑन 1 जून, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द सर्कमस्टांस द अमाउंट इज डिस्चार्ज ऑफ द सेकेंड ऑब्लिगेशन। देखो कब कब पे करने हैं, 1 मई यानी 1 मई को 1,000, 1 जून को 5,000 और 1 जुलाई को 10,000। तो सीधा यहाँ पर वो सेंड करता है अमाउंट 1 जून को करता है, तो 1 जून का कौन सा है, 1,000 5,000 वाला दूसरे नंबर का, तो 5,000 से 5,000 रुपये काट देंगे हम ये। ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेस कर लिया उसने, इंटीमेशन दे दिया डेटर ने खुद ने कि भाई ये जो मेरा डेट है वो इस वाले डेट में से काटना है। ठीक है। सपोज कीजिए ए ने बी से 3 उधारी ले रखी है, एक 1,000 की, एक बार 2,000 लिए थे, एक बार 5,000 रुपये लिए थे। अब उसने उसको पे करे हैं कुछ 4,000 रुपये करे हैं। ठीक है। अब वो खुद एक्सप्रेस करके बता रहा है, इंटीमेशन दे रहा है कि जो 4,000 रुपये ना ये वाले जो 5,000 वाले में से काट लियो। तो अब उसके पास कितने रह गए, 1,000 रुपये पहले वाला, 2,000 रुपये पहले वाला और 1,000 रुपये लास्ट में जो लिया था उसमें से रह गए। ठीक है। क्योंकि 5,000 में से 4,000 माइनस करके 1,000 रह गए। ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि उसने एक्सप्रेस किया है, अपनी इंटीमेशन दी कि इस वाले में से काटना है। ठीक है। अब देखो एप्रोप्रिएशन इन द एब्सेंस। अब कैसे विनियोग करेंगे पैसों का, एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे अगर उसने इंटीमेशन ही नहीं दी, कोई एब्सेंस ऑफ ये बताया ही नहीं भाई जो 4,000 रुपये दे रहा हूँ मैं, अब 1,000 वाले में से काटने हैं, 2,000 वाले में से काटने हैं या फिर 5,000 वाले में से काटने हैं, तो क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 डेटर डज नॉट एक्सप्रेसली इंटीमेशन एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द पेमेंट डू नॉट इंडिकेट एन इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेटर, द क्रेडिटर में अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ to any lawful debt actually due and payable to him by debtor। कोई भी उस अमाउंट में से कर सकता है। द क्रेडिटर कैन नॉट हाउएवर अप्रोप्रिएट द पेमेंट मेड बाय द डेटर टू अ डिस्प्यूट और अनलॉफुल डेट बट मे अप्लाई टू डेप्ट विच इज़ बेयर्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। देखो इसका एग्जांपल, एक्स ओज मैनी डेप्ट्स टू वाई एंड सेंड 10,000 टू वाई। एक्स को वाई के बहुत सारे पैसे ले रखे हैं उसने, कई सारे, मतलब 3-4 बार डेप्ट है उससे, ऋण लिया है। ठीक है।
कर्ज लिया है, उसको 10,000 रुपये भेज दिए विदाउट एन इंडी, बताया यानी कि कौन से वाले में से भेजा है, टू द पेमेंट बीइंग एन पर्टिकुलर डेप्ट एंड सर्कमस्टेंस डू नॉट इंडिकेट एनी सच इंटेंशंस, it's now Y's discretion to which that is appropriate the amount. If Y wants, he may appropriate it to a time bound debt. वाई के हाथ में उसको जैसे भी करना है, सपोज कि 4,000 रुपये उसने भेजे थे, मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था ए और ए ने बी को, तो अब उसके बी के हाथ में है कि वो 1,000 वाले में से काटे, 2,000 वाले में से काटे, 5,000 वाले में से काटे, ठीक है। और अब यहाँ पर मानते हैं अप्रोप्रिएशन इन ऑर्डर, ऑर्डर के बेस पे एंड प्रोपोर्शनेट appropriation के बेस पे। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 व्हेन देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर एज विच मोड ऑफ द एप्रोप्रिएशन एंड नो इंटीमेशन एक्सप्रेस, अगर कोई भी उसने खुद से नहीं बोला, कोई एब्सेंट नहीं है, तो एप्रोप्रिएशन कैसे मानेंगे हम। देखो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल ए इज रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग डेट टू बी, ए को देखो बी को बहुत सारे 2,500 रुपये देने हैं, 3,000 रुपये देने हैं, 5,000 रुपये देने हैं और 4,000 रुपये देने हैं, विच इज़ टाइम पीरियड है 2,500 रुपये और टू बी पेड 25 जनवरी को भेजने देने हैं, 25 जनवरी को, फिर आगे 10 मार्च को। ए पेज 3,300 रुपये करता है बट डज नॉट इंटीमेट, बताता नहीं है कि भाई किस में से लेने हैं। इन दिस केस जो पहले टाइम पीरियड वाला पर लेना उसमें अमाउंट वुड बी डीम टू बी क्लियर द फर्स्ट स्टेप 2,500, इसमें सबसे पहले 2,500 जो टाइम पीरियड वाला है वो काट लेंगे, विद द बैलेंस ऑफ 800 बच गया, बिंग अप्रोप्रिएटेड प्रोपोर्शनली ₹300 फॉर द सेकेंड। अब देखो 3, 5 और 4, 3, 5 और 4 का रेशो बना लेंगे, 3,000, 5,000, 4,000 का रेशो बना लेंगे, 800 बच गए, 3 और 5 का रेशो बना लेंगे, 800 बच गए, फिर सेकेंड वाले डेप्ट में से 3 और 5 का रेशो बनाएंगे, 800 रुपये में से 300 रुपये हो गए और 5,000 वाले से 500 रुपये काट देंगे, ठीक है। इन दिस करेक्शन द केस, ये जो केस देखा है उसके हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2,500 रुपये काट दिए ऑर्डर में, फिर 3 और 5 नेक्स्ट वाले थे, उसमें से 3 और 5 का रेशियो बनाकर 800 रुपये को डिवाइड, ठीक है। आगे है प्रायोरिटी टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की प्रायोरिटी देखो क्या है, इफ़ अ डेट आल्सो इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डेट के अंदर अगर इंटरेस्ट भी है, यहाँ तो हमने सीधा बस सिर्फ मूल की बात करी, अगर इंटरेस्ट भी है एंड ए पार्ट पेमेंट इज मेड फॉर सच डेट, जनरल प्रिंसिपल इज दैट पेमेंट इज फर्स्ट एप्रोप्रिएटेड टू द इंटरेस्ट। देखो मान लो किसी ए ने बी से 3 डेट लिए हुए हैं, एक 1,000 का, एक 2,000 का और एक 5,000 का, ठीक है। और इसको लिए हुए 2 साल हो गए, इसको लिए हुए 1 साल हो गया, इसको लिए 6 महीना हो गया, और इन सब का जो इंटरेस्ट बना वो बना कुछ 1,500 रुपया, ठीक है। अब ए इसको पे करता है 5,000 रुपये, तो सबसे पहले जो कटेगा 5,000 में सबसे पहले जो अप्रोप्रिएट होंगे वो 1,500 रुपये होंगे, ठीक है। 1,500 रुपये तो इंटरेस्ट ही काट लो, फिर उसके बाद जो बचा 3,500 रुपये बच गए, 3,500 कब देखेंगे, 1,000 रुपये यहाँ से काट देंगे और इन दोनों का वो जो लेके रेशो उसमें बांट देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज की जो ये वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने पूरा टॉपिक कवर किया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, आपको समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।